हेलो दोस्तों, आज हम अंडर द बेनियन ट्री जो ग्रेट इंडो एंग्लियन राइटर R.K. नारायण द्वारा लिखी हुई एक बहुत ही पॉपुलर स्टोरी है को डिस्कस करेंगे। कहानी के टाइटल से ही आप जान गए होंगे दोस्तों कि कहानी में एक बेनियन ट्री यानी कि बरगद का पेड़ है और उसके नीचे होने वाली कुछ चीजें ही इस कहानी का मेन कंटेंट बनाती हैं। बात उस गांव से शुरू करते हैं जहां ये बरगद का पेड़ यानी कि बेनियन ट्री स्थित था। गांव का नाम था सोमल, जिसकी आबादी 300 से भी कम की थी। गांव की हालत इतनी खराब थी कि उसे देखकर रूरल रिफॉर्मर का भी दिल बैठ जाए। गांव के बीचों बीच एक टैंक स्थित था जिसमें थोड़ा बहुत पानी होता था और वो ही पानी पीने, नहाने और जानवरों को नहलाने के काम आता था। साथ ही यही वो पानी था जो गांव में मलेरिया, टाइफाइड और भगवान जाने कौन कौन सी बीमारियां लेकर आता था। गांव की गलियां टेढ़ी मेढ़ी थी और घर के पीछे वाले हिस्से में तो गंदा पानी ही जमा रहता था। हो सकता है कि गांव के लोग गांव की इस बुरी हालत के प्रति संवेदनशील ही ना हो, लेकिन इससे भी ज्यादा ये भी हो सकता है कि गांव के लोग एक परपेचुअल एन्चेंटमेंट में रह रहे हों और उनका ध्यान तो किसी जादूगर ने अपनी ओर खींच कर रखा हो। बाद वाली बात बिल्कुल सही है दोस्तों, एक जादूगर ही था जिसके जादू के कारण उनका ध्यान गांव की उस बिगड़ती हालत पर जाता ही नहीं था। और उस जादूगर का नाम था नाम्बी, जो एक स्टोरी टेलर था और वो अपनी स्टोरीज के माध्यम से गांव वालों को स्पेल बाउंड कर देता था। और उसकी उम्र के बारे में क्या बताया जाए, वो 60 का भी हो सकता है, 70 का भी, 80 का भी और कौन जाने 180 का भी। शहर से इतनी दूर स्थित गांव में जहां से नियरेस्ट बस स्टॉप भी 10 माइल्स की दूरी पर हो, ऐसी जगह में समय कैसे बीत रहा है इसकी गणना भी ठीक ठीक नहीं की जा सकती थी। नाम्बी से अगर कोई उसकी एज पूछता था तो वो किसी एंशिएंट फेमाइन के आक्रमण की बात करके या फिर किसी ब्रिज के बनने की बात करके या फिर इस तरफ इशारा करके कि वो इस समय जमीन से कितनी ऊंचाई पर बैठा है, अक्सर ऐसी ही बात करके वो अपनी उम्र पर पूछे गए सवालों को अक्सर टाल जाया करता था। नाम्बी एक इलिटरेट था और लिखे हुए वर्ड्स उसके लिए किसी मिस्ट्री से कम नहीं थे, लेकिन वो स्टोरी बनाने में माहिर था। एक महीने में वो एक स्टोरी बना लेता था और उस स्टोरी को इतनी बारीकी से सुनाता कि 10 दिन तक उसकी एक ही स्टोरी चलती रहती थी। अब अपनी कहानी के हीरो नाम्बी के घर की बात कर लेते हैं। उसका घर गांव के अंतिम छोर में स्थित एक छोटा सा मंदिर था, जिसका स्ट्रक्चर छोटा सा था और दीवारों पर लाल धारियां खिंची हुई थी। और उस मंदिर के सेंट्रम यानी कि अंदर वाले हिस्से में गॉडेस शक्ति की स्टोन इमेज रखी हुई थी। मंदिर का फ्रंट वाला भाग ही नाम्बी का घर था। वैसे तो नाम्बी का घर कोई भी जगह हो सकती थी, क्योंकि उसके पास रखने को था ही क्या, एक झाड़ू था जिससे वो मंदिर की सफाई करता और कपल ऑफ धोतीज और धोती के ऊपर पहनने वाला एक कपड़ा। और नाम्बी अपना ज्यादातर समय उस बेनियन ट्री की छाया में गुजारता था जिसकी ब्रांचेज मंदिर के आगे वाले भाग तक पहुंच गई थी। जब नाम्बी को भूख लगती तो वो गांव के किसी भी घर में चला जाता और उस घर के लोग खुशी खुशी उसका वेलकम करके उसे अपने भोजन में शामिल कर लेते थे। और जब उसे कपड़े चाहिए होते थे तो वो भी गांव वालों द्वारा उस तक पहुंचा दिए जाते थे। कंपनी की तलाश में नाम्बी को इधर उधर नहीं भटकना पड़ता था। बरगद के पेड़ की छाया ही गांव के लोगों के लिए क्लब हाउस या मीटिंग पॉइंट का काम करती थी। लोग नाम्बी की कंपनी का मजा लेने के लिए सारे दिन उस बरगद के पेड़ के नीचे पालथी मारकर बैठे रहते थे। नाम्बी भी जब अच्छे मूड में होता तो उनकी बातें सुनता और अपनी लाइफ के कुछ ऑब्जर्वेशंस
और एनेक्डोट सुनाकर उनका मनोरंजन किया करता था। और जब उसका मूड अच्छा नहीं होता था तो वो गांव वालों से थोड़ा रूडली पूछता, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूं? अगर अगले अमावस्या तक मैं तुम्हें कोई स्टोरी ना सुना पाऊं तो तुम मुझे ब्लेम मत करना। मेरी कहानियां हवा में नहीं उड़ती कि जब चाहे तब पकड़ लो। उसे प्राप्त करने के लिए मुझे मेडिटेट करना पड़ता है और तब जाकर कहानी मेरे दिमाग में आती है। ऐसा कहकर वह जंगल के किनारे पर पहुंच जाता था और पेड़ों को देखते हुए कंटेम्पलेट करने लगता था। शुक्रवार की शाम विशेष होती थी। मंदिर को पूजा के लिए खूब अच्छे से तैयार किया जाता था। नाम्बी मिट्टी के बहुत सारे दिए जला लेता और देवी की मूर्ति को फूलों से सजा देता था। ऐसे समय में नाम्बी मंदिर के पुजारी की तरह काम करता था और गांव वाले जो भी फूल और फल लाते थे उन्हें वो गॉडेस शक्ति को अर्पित कर देता था। जिस रात नाम्बी के पास सुनाने को कोई कहानी होती तो वो उस बरगद के पेड़ के तने में एक खोखले स्थान पर दिया जलाकर रख देता था। पेड़ के खोखले पर जलता हुआ दिया घर वापस लौट रहे आदमियों को ये बताने के लिए काफी था कि आज उन्हें नाम्बी एक नई कहानी से मंत्रमुग्ध कर देगा। घर पहुंचते ही वे अपनी पत्नियों से कहते, नाउ नाउ हरी अप विद द डिनर, द स्टोरी टेलर कॉलिंग अस। और जैसे ही चंद्रमा पहाड़ी के पीछे से ऊपर चढ़ता तो गांव के पुरुष, स्त्रियां और बच्चे सभी उस बरगद के पेड़ के नीचे एकत्रित हो जाते। कुछ समय तक तो स्टोरी टेलर यानी कि नाम्बी कहीं भी नहीं दिखता था, क्योंकि वो तो मंदिर के अंदर वाले हिस्से में गॉडेस के सामने आंखें बंद कर बैठकर ध्यान लगा रहा होता था। और जब वो मंदिर के सेंट्रम से बाहर आता था तो उसके माथे पर राख और सिंदूर लगा होता था। और फिर वो मंदिर के सामने एक पत्थर के चबूतरे पर बैठ जाता। नाम्बी एक अस्पष्ट और दूर के स्थान की ओर इशारा करते हुए अपनी कहानी को दिलचस्प अंदाज में एक प्रश्न पूछते हुए शुरू करता था। वो पूछता था, आज से 1000 साल पहले तुम्हें क्या लगता है वहां पर क्या था? वहां पर आज की तरह कोई कूड़े कबाड़े का ढेर नहीं था, बल्कि वो तो किसी राजा की राजधानी थी। ज्यादातर ऐसे ही नाम्बी अपनी हर कहानी की शुरुआत करता। राजा कोई भी हो सकता था, दशरथ, विक्रमादित्य, अशोका या फिर कोई भी राजा जो उसके दिमाग में उस समय आ जाए। ऐसे ही राजधानी का नाम भी कुछ भी हो सकता था। इस प्रकार से स्टोरी को स्टार्ट करने के बाद वो बूढ़ा व्यक्ति यानी कि नाम्बी लगातार 3 घंटे तक कहानी को बिना पॉज लिए सुनाता चला जाता था। वर्णन इतनी बारीकी से करता कि पहला दिन तो कहानी की सेटिंग में ही चला जाता था। और इस प्रकार एक कहानी को कहने में नाम्बी को पूरे 10 दिन लगते थे। और जैसे ही चंद्रमा मैम्पी फॉरेस्ट के ट्रीज के पीछे चला जाता तो नाम्बी कहता, नाउ फ्रेंड्स, मदर सेज दिस विल डू फॉर द डे। अब गॉडेस कह रही हैं कि आज के लिए काफी हुआ। और इतना कहकर वह अंदर चला जाता और लोग भी अपने अपने घर वापस लौट आते थे। 2 या 3 दिन बाद फिर से बरगद के पेड़ के खोखले पर एक दीपक जलता और फिर कहानी को वहीं से कंटिन्यू किया जाता था जहां पर 2-3 दिन पहले उस कहानी को छोड़ा गया था। गांव वाले कहानी का पूरा आनंद लेते थे। कहानी के कैरेक्टर्स को नाम्बी द्वारा इतने अच्छे से क्रिएट किया जाता था कि गांव वाले भी उनसे इमोशनली अटैच हो जाते थे। वे नाम्बी के साथ हंसते, उसी के साथ रोते, हीरोज को एडोर करते और विलन्स को कर्स देते। अगर कहानी में आए षड्यंत्रकारियों को इनिशियल सक्सेस मिलती तो वो दुख में करहाते भी थे और कहानी की हैप्पी एंडिंग के लिए भगवान से रोज प्रार्थना किया करते थे। और कहानी की हैप्पी एंडिंग के बाद वो मंदिर के अंदर देवी की मूर्ति के सामने माथा टेकते थे। अगली अमावस्या तक नाम्बी एक नई कहानी लेकर तैयार रहता था। उसकी सारी कहानियां बिल्कुल अलग अलग किस्म की होती थी दोस्तों।
और वो सेम स्टोरी को कभी भी रिपीट नहीं करता था। और अब तो गांव वाले भी जान गए थे कि नाम्बी के पास कोई ना कोई जादू है। कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा। इस बीच नाम्बी की उम्र भी बढ़ती जा रही थी और इस अमावस्या की रात नाम्बी ने अपने ही स्टाइल में राजा विक्रमादित्य और उसके एक मंत्री की कहानी सुनानी शुरू की। शुरुआती भाग में ही नाम्बी कहानी सुनाते सुनाते रुक गया और वर्ड्स उसके मुंह से बाहर ही नहीं आए। उसने कुछ देर सोचा और देवी से प्रार्थना की कि वह उसे स्टोरी टेलिंग की कला में ना डगमगाए। नाम्बी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहानी क्यों भूल गया था। ये एक ऐसा अनुभव था जो नाम्बी के लिए अपमानजनक तो था ही, दर्द देने वाला भी था। आगे की कहानी को सुनने के लिए बेताब गांव वाले भी आज हैरान थे। वे बोले, टेक योर ओन टाइम, यू आर परहैप्स टायर्ड। नाम्बी को गुस्सा आ गया और उसने कहा, शट अप, एम आई टायर्ड? वेट अ मोमेंट, आई विल टेल यू द स्टोरी प्रेजेंटली। लेकिन इसके बाद भी बरगद के पेड़ के नीचे शांति ही छाई रही। यानी कि नाम्बी कहानी को जारी नहीं रख सका था। दोस्तों, किसी ने उसे एक दूध का प्याला पकड़ा दिया। उसकी ऑडियंस उसका पेशेंटली वेट करती रही। ये उनके लिए भी एक नया अनुभव था। कुछ गांव वालों ने अपनी सिंपैथी प्रकट की तो कुछ आपस में ही बातचीत करने लगे और जो किनारे पर बैठे हुए थे वो चुपचाप वहां से खिसकने लगे। और मध्य रात्रि होने तक तो बाकी के गांव वाले भी खिसक लिए थे। नाम्बी अभी भी जमीन को घूरते हुए बैठा रहा और उसका सिर भी किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। यह पहला मौका था जब उसे महसूस हुआ कि वो बूढ़ा हो गया है। अब उसने सिर उठाकर देखा तो उसके ब्लैक स्मिथ फ्रेंड मारी को छोड़कर सब जा चुके थे। उसने मारी से पूछा, तुम भी औरों के साथ क्यों नहीं चले गए? दूसरों की तरफ से माफी मांगते हुए मारी ने कहा, दे डिडंट वांट टू टायर यू सो दे हैव गॉन अवे। वो तुम्हें थकाना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो यहां से चले गए। नाम्बी अब उठ गया और बोला, यू आर राइट, टुमारो आई विल मेक इट अप। अगले दिन फिर से पेड़ के खोखले में दीपक जलता है और बरगद के पेड़ के नीचे भीड़ भी जमा होती है। आज के पूरे दिन ही नाम्बी ने मेडिटेशन किया था, देवी की प्रार्थना की थी और जब वो आज कहानी कहना शुरू करता है तो 1 घंटे तक तो बिना पॉज लिए कहानी कहता ही चला जाता है। और ये चीज उसे इतना रिलीफ देती है कि वो अपनी ऑडियंस से कहता है, ओ फ्रेंड्स, द मदर इज ऑलवेज काइंड, आई वॉज सीज्ड विद अ फुलिश फियर। मैं तो खामखा घबरा रहा था, माँ तो हमेशा ही दयालु बनी रहती है। और फिर वो कहानी को कंटिन्यू करता है, लेकिन कुछ ही मिनट्स में उसका मुंह सूख जाता है और वो बहुत स्ट्रगल करते हुए एंड देन व्हाट हैपेंड इन शब्दों का प्रयोग करके कहानी को जारी रखने की कोशिश तो करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। और फिर 1 घंटे तक पेड़ के नीचे कोई आवाज नहीं होती। गांव वाले भी चुपचाप अपने घरों को चले जाते हैं। 2 दिन बाद नाम्बी फिर कहानी सुनाने की कोशिश करता है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाता। अगली अमावस्या पर फिर से बरगद के खोखले पर दीपक जला, लेकिन उस पर बहुत ही कम लोगों ने ध्यान दिया और मुट्ठी भर लोग ही बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे। नाम्बी ने पूछा, बाकी लोग कहाँ हैं? और फिर उसने कहा, थोड़ा सा इंतजार करो। और ऑडियंस भी इंतजार करने लगी। और फिर उस बूढ़े हो चुके नाम्बी ने कहा, मैं आज कहानी नहीं सुनाऊंगा और कल भी नहीं, और मैं कहानी तब तक नहीं सुनाऊंगा जब तक कि सारे गांव वाले यहाँ इकट्ठे नहीं होंगे। ये एक माइटी और ग्रेटेस्ट स्टोरी है और सारे गांव को ये कहानी सुननी ही चाहिए। और अगले दिन नाम्बी गांव की गली में ये चिल्लाते हुए घूमा, I have a most wonderful tale to tell tonight. Come one and all, don't miss it. नाम्बी के द्वारा की गई पर्सनल अपील का असर भी दिखा और आज रात बरगद के पेड़ के नीचे गांव वालों की बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। वे ये सोचकर खुश थे कि उनके स्टोरी टेलर की पावर्स
अब वापस आ गई हैं। जब सब लोग अच्छे से अपने अपने स्थान पर सेटल हो गए, तब नाम्बी मंदिर से बाहर आया और बोला, इट इज द मदर हु गिव्स द गिफ्ट्स एंड इट इज शी हु टेक्स अवे द गिफ्ट्स। मैं तो वही बोलता हूं जो देवी माँ मुझसे बुलवाना चाहती है, और अगर वो मेरे से कुछ बुलवाना ही ना चाहे तो मुझे डम हो जाना होता है। उस जैस्मिन या चमेली के फूल का क्या फायदा जिसमें खुशबू ही ना रह गई हो, और वो दिया भी किस काम का जिसका तेल ही खत्म हो गया हो। देवी का बहुत बहुत धन्यवाद। यही मेरे लास्ट वर्ड्स हैं और यही मेरी सबसे बड़ी कहानी भी। इसके बाद वो वापस मंदिर के अंदर चला गया और ऑडियंस के भी समझ नहीं आया कि बूढ़ा क्या बोलकर चला गया। वे काफी देर तक बैठे रहे और उनमें से कुछ मंदिर के अंदर जाकर उससे पूछते हैं, एंट यू गोइंग टू टेल अ स्टोरी? क्या आप आज कहानी नहीं सुना रहे हैं? वह अपनी आंखों को खोलता है, उनकी तरफ देखता है, सिर हिलाता है और ऐसा जेस्चर देता है मानो कि कह रहा हो कि उसने अपने लास्ट वर्ड्स बोल लिए हैं। अब जब भी बूढ़े नाम्बी को भूख लगती है तो वो किसी कॉटेज के सामने भोजन के लिए चुपचाप बैठ जाता है और भोजन करने के बाद वहां से निकल भी जाता है। इसके अलावा वो किसी और चीज की डिमांड भी नहीं करता। नाम्बी की जिंदगी के अंतिम कुछ साल ऐसी ही शांति में गुजर जाते हैं और इसी के साथ ये सुंदर सी कहानी भी खत्म हो जाती है। धन्यवाद।